हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर 100+ अकेडमी। मैं आपकी खुशी मैम आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 साइंस टेस्ट पेपर 1 का सॉल्यूशन। तो अपने पास पेन और नोटबुक रेडी रखें और चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इन आर पेपर वॉज 1 kg वेट इज इक्वल टू। तो आपको पहले से पता है कि हमारे पास कौन सा सिलेबस आया था इस बार टेस्ट में, दैट वॉज ग्रेविटेशन फुल चैप्टर, राइट। सो ये ग्रेविटेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने था, दैट 1 kg वेट इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन। सबसे पहले बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना है, आपसे पूछा है 1 kg वेट। इसका मतलब बच्चों ये है कि आपसे पूछा है कि फोर्स बता दो 1 kg वेट पे कितना फोर्स लग रहा है। मतलब आपको पता है कि वेट इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, बिकॉज यू नो दैट वेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स जो कि आपके बॉडी पे एक्सर्ट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। सो m कितना दे रखा है मैम, m 1 दे रखा है और g की वैल्यू ऑन अर्थ कितनी है, इट्स मैम 9.8। तो आपका कितना आ गया फोर्स, ये आ गया 9.8 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 9.8 एंड SI यूनिट न्यूटन। तो बच्चों 1 kg वेट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए 9.8 न्यूटन। ठीक है भाई, समझ आ गया। यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल गए। उसके बाद हमारे पास बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है, दैट डैश इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। यहाँ पे क्या था बच्चों, डैश इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर बच्चों कितना मैटर कंटेन्ड है, वो होता क्या है, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, किससे, वेट से। नो मैम, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। मास, यस, मास इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज बच्चों मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। आपके अंदर कितना मैटर कंटेन्ड है बॉडी के अंदर, दैट इज योर मास, राइट। Now the value of acceleration due to gravity at moon is। बच्चों मून पे आपकी जो ग्रेविटी हो जाती है, राइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कैसे चेंज हो जाती है। तो इसका आंसर तो हम सभी को पता है, 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ, राइट। एग्जाम्पल, अगर अर्थ पे मेरा वेट है 36, चलो मैं लिखना स्टार्ट यहाँ से लिख देती हूँ, दैट अगर मेरा अर्थ पे वेट है 36 न्यूटन, तो मून पे कितना हो जाएगा, 1/6, राइट। 1/6 ऑफ 36 दैट विल बी इक्वल टू 6 न्यूटन ऑन मून, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज पुट 1 by 1 in 3 liquids having different densities। तो D1, D2, D3 हमारे पास डिफरेंट डेंसिटीज है, ठीक है। सो नाउ दे आर आस्किंग अस टू okay, so the objects flows with 1/9, 2/11 and 3/7 parts। तो आपसे पूछा गया था बच्चों कि D1, D2, D3 में इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सबसे पहले तो यू कैन सी दैट नाउ हियर डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, एंड अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब तक तो हम कुछ नहीं बता सकते। तो मैंने यहाँ पे पहले से क्या कर लिया, डिनोमिनेटर को सेम कर दिया बाय टेकिंग आउट द एलसीएम, एंड एलसीएम हमारा निकला है 693। तो मैंने क्या किया, 693 को इक्वल कर दिया तीनों साइड, और उसके बाद यहाँ पे आया 77, 126, 297। तो आप देख सकते हो बच्चों D3 की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद D2, फिर D1। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये, नो मैम, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ये वाला, दैट D3 सबसे बड़ा है, फिर D2 और फिर D1। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर D। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन इन एयर। 10 न्यूटन एयर में बच्चों उसका वेट है। उसके बाद जब हमने उसे इमर्ज किया एक फुल्ली बकेट ऑफ वाटर लेट से, तो उसका वो आप वेट कर रहा है 8 न्यूटन। उसका वेट कितना आ गया बच्चों, 8 न्यूटन। तो आपसे पूछा गया है द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी, कितना उसने पानी डिस्प्लेस कर दिया। अभी फिर से समझो, 10 न्यूटन कहाँ पे था, एयर में उसका वेट। जब हमने पानी के अंदर उसको डुबोया, उसको जब हमने देखा तो उसका वेट कितना हो गया बच्चों, 8 न्यूटन। तो कितना उसने डिस्प्लेस किया। तो मैम इसका तो सिंपल सा आंसर है 8 - 2 कर दिया हम लोगों ने, 10 - 8 कर दिया मैम हमने, आंसर आ गया 2 न्यूटन। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। नाउ वी हैव दिस 2 मार्कर क्वेश्चन
that mass of a body is constant but its weight is different at different places. Why? So बच्चों इसको स्टार्टिंग कैसे करना है? तो इसको स्टार्टिंग करना है, सबसे पहले we will be writing, चलो मेरे साथ लिखो, मास. सबसे पहले तो बच्चों हमें बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि मास होता क्या है, राइट? सो द मास it is the quantity of matter contained in our body. कंटेन्ड इन आर बॉडी, मतलब कितना मैटर आपके अंदर कंटेन है बॉडी के अंदर, उसे कहते हैं मास, राइट? नाउ अब एक बात बताओ, अगर अभी आप अर्थ पे हो, ठीक है, आपका मास है लेट्स से 5 kg, ठीक है, उसके बाद अगर आप मून पे चले जाते हो तो क्या आपके अंदर जो मैटर कंटेंट है क्या उसको तोड़ तोड़ के फेंक दोगे? नहीं ना, नहीं हो सकता ना ऐसा. सो वी कैन राइट द नेक्स्ट पॉइंट दैट मास इज constant. Mass is constant, right? It doesn't change, it doesn't vary. But whereas the weight of the body, the weight of the body depends on, किस पे डिपेंड करता है वो? Depends on acceleration due to gravity. Depends on acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. मैम acceleration due to gravity पे क्यों डिपेंड करता है? बच्चों ये वाला फॉर्मूला याद है, W इज इक्वल टू m इंटू जी, अभी बताया था. तो G की वैल्यू चेंज मतलब कि वेट भी चेंज, राइट? सो वेट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. वेट आपका कांस्टेंट नहीं रहता, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड हेंस आप इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके पूरे फुल मार्क्स इसमें 2 के 2 आपको मिल जाएंगे, राइट? नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट इज 3 मार्क एंड दिस इज रियली सिंपल क्वेश्चन बच्चों. ये प्रेशर एंड फ्लूइड्स जो वो वाला पार्ट आ जाता है हमारा मास एंड वेट के बाद, ठीक, ये वाला बात क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा प्रेशर क्या होता है, राइट? सो हाउ डज प्रेशर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरी विथ थ्रस्ट एंड सरफेस एरिया? तो सबसे पहले तो मैम हमें याद है दैट प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट, दैट इज अगेन योर परपेंडिकुलर फोर्स, थ्रस्ट अपॉन एरिया. थ्रस्ट अपॉन एरिया, यही होता है ना भाई प्रेशर का फॉर्मूला. प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया. सो वी कैन से दैट प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या चलो मैं ऐसे ही लिख देती हूं, आप लोग इसे प्रेजेंट करके लिख देना. Pressure is directly proportional to the thrust, मतलब the more the thrust the more will be the pressure, the more the force the more will be the pressure. and P के साथ ये कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली. P के साथ कैसे रिलेटेड है ये? इनवर्सली. इसका मतलब अगर A इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, राइट? तो इस तरीके से हमारा ये आंसर था, बहुत ज़्यादा इजी था. प्रेशर की यूनिट लिख दो, थ्रस्ट बता दो दैट इट इज़ द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे कैसे रिलेशन है कि अगर एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. द मोर विल बी द फोर्स और द मोर विल बी द थ्रस्ट, द मोर विल बी द प्रेशर, बिकॉज वी नो दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थ्रस्ट, राइट बच्चों? तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लास 8 का सॉल्यूशन, क्लास 9 का सॉल्यूशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? एक और बच्चे सरप्राइज है, क्लास 10th के लिए हमारा बोर्ड क्रैश कोर्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 4th November 2024. फॉर मोर सच डिटेल्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट
नंबर्स एंड ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। अभी के लिए इतना ही, और अच्छे तरीके से फिर से गो थ्रू करिए और देखिए कि अपने मिस्टेक्स कहाँ पे हैं, ठीक है। अभी भी बहुत चांस है आपके पास कि अभी भी अगर हम चाहे तो 9th क्लास में 80 on 80 ज़रूर ला सकते हैं हर एक पेपर में। तो किसका है वेट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री का पार्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है एटम्स, उसके बाद क्या बेटा, उसके बाद वहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, क्या चार्ज है उसको दिखाना है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज। तो अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सी बात पूछूं बेटा कि इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का, और प्रोटॉन पे कैसे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो बेटा एटम क्या करता है, एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो बेटा जो एटम पे चार्ज हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं होगा, एटम कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो नो चार्ज इन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, एटम पे नो चार्ज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एटम इज, बेटा एटम क्या है, वो थ्योरी तो बाद में है कि एटम को हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो उससे पहले क्या था, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ, बेटा तो ये हो जाएगा द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा इंडिविजुअल, मतलब उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, वो बात और है, ये थ्योरी आई बाद में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो दिया था वो दिया था जोसेफ प्राउट, ठीक है। किसने दिया था, जोसेफ प्राउट ने दिया था। और बेटा हु इज द केमिस्ट, कौन है जो केमिस्ट्री में हम लोग जिनको बोलते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो वो है लोवेसियर, ठीक है। तो ये बात याद रखना, डाल्टन की भी थ्योरी है, फिर बर्जीलियस की भी थ्योरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बेटा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मतलब होता है कि जो एलिमेंट होते हैं बाय मास, एलिमेंट बाय मास क्या रहते हैं, ऑलवेज फिक्स रहते हैं, ठीक है। एलिमेंट बाय मास, ठीक है, ऑलवेज क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो अब सीधी सी बात है, ऐसा किसमें हो सकता है, एलिमेंट बाय मास कांस्टेंट रहते हैं, किसमें रह सकता है बेटा, ऐसा रहता है सिर्फ कंपाउंड में। ऐसा किसमें रह सकते हैं, क्योंकि वहां पे फिक्स है कि वो इस फिक्स रेशियो में ही रहेंगे। तो एलिमेंट बाय मास क्या रहते हैं, ऑलवेज कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर, वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस। बेटा नोबल गैसेस क्या होती है, वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है। तो जब वो रिएक्ट नहीं करती तो बेटा उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, उनकी वैलेंसी हो जाएगी 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बेटा यही पोस्टुलेट है, डाल्टन ने यही बताया था कि जो बेटा तुम्हारा कोई भी मास होगा, ठीक है, एलिमेंट का क्या रहेगा, एलिमेंट जो होगा बाई मास, ठीक है, ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज फिक्स रहेगा। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कहा वाटर लेके आओ H2O, तो अब H2O ऐसा नहीं कि H में, यहाँ पे H कितने हैं, 2 हैं और O 1 है, ये कंपाउंड है ना वाटर। अगर मैंने तुमसे ऐसा बोला, ऐसा नहीं है कि बेटा कि तुमने अगर पॉन्ड से लिया है या लेक से लिया है या कहीं से रिवर से लिया है, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि उनके वाटर के जो फॉर्मूले हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ये जो घर में टैब है उससे ऑन किया, तो वो ऑलवेज क्या रहेगा, एलिमेंट बाई मास फिक्स प्रोपोर्शन रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब क्या है कि अगर H2 में H2 है और O1 है तो वो ऑलवेज फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं। तो यही पोस्टुलेट था जो उन्होंने समझाने का ट्राई किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या था कि एलिमेंट जो होंगे बाय मास ऑलवेज क्या रहेंगे, फिक्स प्रोपोर्शन में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द। तो भाई सीधी सी बात है, इसके लिए तो मैंने ट्रिक भी दी है, हाइड्रोजन यहाँ मास दिए भी हैं, तो हाइड्रोजन के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मास क्या 1 × 2, तो कितना हो जाएगा 2U हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन पे आते हैं O2, तो O2 कितना हो जाएगा, दिया है यहाँ पे 16, तो मास रख दिया और कितने टाइम्स दिया 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 16 × 2 32U हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन दिया बेटा, तो क्लोरीन के केस में क्या हो जाएगा, क्लोरीन का जो Cl2 है वो कितना होगा, क्लोरीन में दिया है 35.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा कितना 71U, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अमोनिया में आ जाते हैं, अमोनिया क्या हो जाएगा NH3 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 1 × 3, तो कितना हो जाएगा 3, तो टोटल हो जाएगा 17U। और आते हैं CO2 पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे, तो CO2, तो C कितना दिया है, C दिया है 12, दिया है यहाँ पे 12, ऑक्सीजन 16 × 2, तो आंसर आ जाएगा कितना 44U। तो इस तरह से बेटा हमने पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया। थैंक यू बेटा। सो नाउ टर्न फॉर बायोलॉजी सेक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या था,
द पोल्ट्री बर्ड्स ग्रूम्ड फॉर ऑब्टेनिंग मीट आर कॉल्ड, ठीक है। देखो तो आपके पास टर्म है लेयर्स, ब्रॉयलर्स, पोक एंड ग्रोवर्स। सी लेयर्स को हमने कैसे याद किया था, लेइंग, तो जो आपके मेनली एग ले के लिए वो क्या हो जाएंगे, लेयर्स, ठीक है। पोक आपका क्या होता है, पिग मीट, तो इसका यहाँ हमारे पास कोई भी लिंक नहीं है। ग्रोवर्स जैसी कोई टर्म हमने पढ़ी नहीं थी, तो आपका जो मेन आंसर है वो क्या होगा, ब्रॉयलर्स। क्लियर, तो जिनको हम स्पेसिफिकली मीट के लिए ग्रो कराते हैं वो आपके क्या होते हैं, ब्रॉयलर्स। चलिए, ऑल एनिमल्स आर, अच्छा मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्वेश्चन था। सी ऑटोट्रोपिक आपके नहीं हो सकते हैं क्योंकि एनिमल्स तो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर नहीं सकते हैं। पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड हेटरोट्रोपिक, तो इसमें से आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हेटरोट्रोपिक। पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ही क्या है, सब टाइप्स हैं। तो आपका मोस्ट जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेगहॉर्न एंड एसील आर रिलेटेड टू, ओके, ये आपके पास कुछ ब्रीड्स गिवन है, आपको बताना है कि इन पर्टिकुलर 4 ऑप्शंस में से ये किससे रिलेटेड है। सी देखो इसका आंसर होगा पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री बर्ड्स हैं ये। एपीकल्चर में हमने पढ़ा था मेलिफेरा, एपिसिंडिका, ये सब, ठीक है। डेयरी फार्मिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था, ब्राउन स्विस थी, जर्सी थी, साहिवाल, सिंधी। एंड पेसिकल्चर में आपने मेनली केटला, रोहू, सार्डिन्स, ठीक है, ये सब। तो ये आपको नेम्स अच्छे से याद रहने चाहिए कि पर्टिकुलर कौन सी एनिमल हस्बेंड्री की प्रैक्टिस में आपके डिफरेंट टाइप की जो ब्रीड्स हैं वो आएंगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, डी, पोल्ट्री, लेगहॉर्न एंड एसील, ठीक है, ये आपकी क्या है, हैन की ब्रीड्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनलैंड फिशरीज आर रेफर्ड टू, ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स ने आंसर गलत किया था, आज हम इसका आंसर सही देखेंगे। देखो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, कल्चरिंग फिशेस इन फ्रेश वाटर, ठीक है। आपको जब क्लास में कराया गया था तो उसमें बताया गया था कि फ्रेश वाटर में जब हम फिश का कल्चर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनलैंड फिशेस या इनलैंड फिशिंग। अगर हम लोग बेसिकली ब्रैकिश वाटर या फिर सोल्ट वाटर में कर रहे हैं कैप्चरिंग तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेरीन फिशिंग, ठीक है, मेरीन फिशिंग या फिर मैरीकल्चर बोलते हैं। डीप, ये इस टाइप से हमने कोई टर्म पढ़ी नहीं थी। अच्छा, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, नो, इस टर्म को हम लोग फिशरीज और इनलैंड फिशरीज के साथ रिलेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे, ट्रैपिंग एंड कैप्चरिंग फिशेस फ्रॉम द सी। सी यहाँ पे हम कल्चर नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं। वो हमारा किस में आ जाएगा, कैप्चरिंग मेथड्स में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काउ, ओके। तो देखो वैसे तो ऑप्शंस देखो, जर्सी, होल्स्टीन, साहिवाल एंड ब्राउन स्विस, अपना अपना तो सिर्फ यही लग रहा है, ठीक है, बाकी तो सारी क्या हैं, फॉरेन ब्रीड्स हैं। तो ये सारी की सारी आपके पास क्या है, एक्सोटिक ब्रीड्स, जर्सी, ठीक है, होल्स्टीन और ब्राउन स्विस। इंडियन जो ब्रीड है आपके पास वो क्या है, साहिवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है तो एक्सोटिक नहीं है, वो क्या है आपकी, साहिवाल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम एनी 2 मरीन एंड फ्रेश वाटर पॉपुलरली कंज्यूम्ड एज फूड। अच्छा, ये आपकी क्या है, फिशेस हैं, ओके। चलिए पहले मरीन फिशेस देख लेते हैं। ठीक है, मरीन फिशेस में आपकी क्या क्या आ सकती हैं, पॉम्फ्रेट, ठीक है, सार्डिन्स और फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में आपकी क्या क्या आ जाएगी, कैटफिश एंड योर सैल्मन, ठीक है। बस आपको इतना सा तो एक्सप्लेन करना था, बट इसमें हाँ ठीक है 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है तो फिर लिखेंगे कि मरीन फिशेज आर दीज एज फॉलोज एंड ये जो भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट लिखेंगे और आपके की पॉइंट्स क्या रहेंगे, पॉम्फ्रेट, सार्डिन्स ये आपकी क्या है, मरीन फिशेज एंड कैट फिश एंड सैल्मन आपकी क्या है, फ्रेश वाटर फिशेज। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेकलिस्ट और की आइटम्स, ओके। इन कंपोजिट फिश कल्चर मार्क द फिश एज सरफेस फीडर, मिडल जोन फीडर एंड बॉटम फीडर, ओके। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 डिफरेंट जोन्स रहते हैं आपके ओशन में,
ये आपका सरफेस, फिर बीच में मिडल एंड देन बॉटम। फीडिंग हैबिटेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था डिफरेंट फिशेस को। तो आपकी जो सरफेस फीडर थी वो कौन थी? कैटला, ठीक है। मिडल जोन में जो फीड कर रही थी वो कौन थी? रोहू। एंड जो बॉटम हमारे पास फीडर थे वो कौन थे? कॉमन कार्प एंड मृगाल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सरफेस, ठीक है। कॉमन कार्प आपकी क्या हो जाएगी? फिश फीडिंग, ये सरफेस में आएगा, ठीक है। यहाँ ये मेंशन नहीं है सरफेस के लिए, ठीक है। कैटला, कैटला फिश है, ठीक है। कॉमन कार्प ये आपकी क्या हो जाएगी? बॉटम फीडर। मृगाल भी आपकी क्या हो जाएगी? बॉटम। एंड रोहू आपकी क्या हो जाएगी? मिडल जोन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेस्ट सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।